समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, a बराबर ना हो 0 के। इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये वर्ग समीकरण है। यदि इस तरीके से है कि 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी वर्ग समीकरण है। यदि इस तरीके से है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये भी वर्ग समीकरण है। लेकिन यदि इस तरीके से है कोई 3x प्लस 2, तो फिर ये वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण की शर्त क्या है? इस रूप में होना चाहिए और a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मतलब a का मान तो हर हाल में होना ही चाहिए। तो अब हम प्रश्नावली 4.1 करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में हमें सिर्फ इतना करना है, केवल वर्ग समीकरण बनाना है और हमें यह बताना है कि जो समीकरण दिए गए हैं उनसे वर्ग समीकरण बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते। फिर अब इसका यदि हम विस्तार करेंगे तो इसका जो विस्तार होगा, सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका हमने पढ़ी है। इसके अनुसार विस्तार करेंगे हम इसका। तो यहाँ x वाली संख्या क्या हो जाएगी, a के बराबर मान लेंगे और b के बराबर क्या मान लेंगे हम, 1 को। तो अब इसका विस्तार करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर करेंगे जिसका आंसर 1 ही रहेगा। और इस तरफ क्या हो जाएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, फिर इसका 3 में गुणा करेंगे 6 आएगा। तो अब इसके जो सजातीय पद हैं उनको हम पास पास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से 2x को इस तरफ लाएंगे, यहाँ प्लस 1 है। अब -6 को इस तरफ लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा बराबर 0। तो प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या संख्या बचेगी, यहाँ से जो संख्या बच रही है वो संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए, अब यदि हम इसकी वर्ग समीकरण से तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण का व्यापक रूप होता है। या वर्ग समीकरण इस रूप में होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की संख्या जो है वो 0 नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यापक वर्ग समीकरण की शर्तों को संतुष्ट करता है। हाँ, इसमें लेकिन bx नहीं है, तो bx नहीं है तो चल जाएगा, b के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 0 रख सकते हैं। और c वाली संख्या दी गई है तो इसमें करेंगे यस, ये वर्ग समीकरण है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, गुणा भाग करने के लिए कोई भी संख्या नहीं है। हाँ, इस तरफ जरूर होगा, -2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो -6 आएगा और -2 का गुणा जब हम -x में करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये है, -2x ये है, प्लस 2x को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -6 को इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी व्यापक वर्ग समीकरण है। और व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस व्यापक वर्ग समीकरण के अनुरूप ही है। ये ax के बराबर है, ये bx के तुल्य है और ये c के बराबर है। तो इसमें भी क्या करेंगे, यस, ये व्यापक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। तो पहले इसमें x का गुणा x में किया जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का गुणा 1 में करेंगे x आएगा, फिर -2 का गुणा हम x में करेंगे -2x आएगा और -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी x का गुणा हम x में करते हैं, एक्स स्क्वायर आया,
एक्स का गुणा हम 3 में करते हैं, 3x आया। फिर -1 का गुणा x में किया तो x आया, और इसका गुणा 1 का गुणा 3 में किया तो -3 आया। अब इसके बाद हमें ये करना है, इनको पक्षांतरित करें तो x² और इसके पास इसको लाएंगे, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको देखिए, दोनों सजातीय पद हैं, -2x में से एक x को माइनस करेंगे तो केवल एक x बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब इसके पास में हम यहाँ से इस 3x को भी ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको -2 ही दिखा रहे हैं तो, और यहाँ से 3x में से एक x को माइनस करो तो 2x बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अब देखिए प्लस माइनस के ये कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या बचा -x। अब x के पास x वाली संख्या लाएंगे तो ये इस तरफ प्लस की थी, इस तरफ आकर क्या हो जाएगी माइनस की। यहाँ -2 था, यहाँ से +3 आएंगे। अब ये दो सजातीय पद हैं, दोनों सजातीय पद दोनों के चिन्ह एक से हैं, मतलब संख्याएं जुड़ेंगी। और यहाँ देखिए ये दोनों सजातीय हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटेंगी संख्याएं, वो 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो इसको हम वर्ग समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग समीकरण का जो स्वरूप है bx c = 0, उसमें a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें x² की संख्या ही नहीं है कोई, तो ऐसी स्थिति में a क्या हो गया 0 हो गया, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, ये वर्ग समीकरण नहीं। देखिए प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन ये है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जैसे मान के चलो यह एक आयताकार भूखंड है, अब इन सवालों में क्या होता है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, इन दोनों में से जो भी अज्ञात है, जो पूरी तरह अज्ञात है, उसको हम x मानते हैं। जैसे यहां दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में से हमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, लंबाई के बारे में जानकारी दी गई है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। लंबाई के बारे में तो दिया गया है, लेकिन चौड़ाई के बारे में नहीं बताया गया है कि चौड़ाई कितनी है, मतलब यहाँ चौड़ाई पूरी तरह से अज्ञात है। जो चीज पूरी तरह से अज्ञात है उसको हम मानते हैं x। इनको हम पिछली प्रश्नावली जैसा नहीं कर सकते कि एक चीज लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई को y मान लिया, या फिर चौड़ाई को हमने x मान लिया तो लंबाई को y मान लेते हैं। इन सवालों में वर्ग समीकरण वाले जितने सवाल हैं ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, और जो चीज बिल्कुल भी अज्ञात है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये कितनी है या क्या है कैसी है, उसको x माना जाएगा। तो यहाँ लंबाई हमें मालूम है कि वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लेकिन चौड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि चौड़ाई कितनी है, तो हम चौड़ाई को x मानेंगे। माना चौड़ाई x मीटर है, ये इकाई जो मीटर है वो सवाल में ही दी गई थी। अब देखिए चौड़ाई के बारे में क्या हो गया, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो अब लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जितना x है इसका दुगना करेंगे तो क्या होगा 2x, तो ये हो गया चौड़ाई का दुगना, और एक अधिक के लिए क्या करेंगे +1। मान के चलो कि यदि ऐसा होता कि एक कम, तो फिर हम यहाँ -1 करते, यदि कम होता तो माइनस करते, और अधिक है तो +1 किया है। तो इस तरीके से चौड़ाई कितनी हो गई x मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई दी गई है 2x + 1 मीटर, लंबाई इतनी ही होगी, ठीक है, चौड़ाई x है। आप प्रश्नानुसार करें,
अब चौड़ाई में हम क्या करें, इसके लिए हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल की बात की गई है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। यदि आयत के परिमाप की बात की गई है तो आयत के परिमाप का फार्मूला लगाते। तो यहां दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल ये कितना दिया गया है, 528 वर्ग मीटर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे। लंबाई कितनी है, 2x + 1, और इसमें कितने का गुणा करना है, x का। तो ये कितना होगा, 528। अब यहाँ के बाद हमें वर्ग समीकरण बनाना है। 2x का गुणा करेंगे पहले x में, तो कितना प्राप्त होगा, 2x²। फिर x का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा, x। और यहां से 528 को इस तरफ लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2x² + x - 528। तो ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। इन प्रश्नों में केवल वर्ग समीकरण बनाने के लिए कहा गया है, पूरा हल करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन आना था अभी इन सवालों को पूरा हल करने के लिए नहीं कहा गया है। यदि ये सवाल पूरे हल करने हैं तब हल करने के लिए इतना वर्ग समीकरण तो हमें बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि ठीक वैसी ही है जैसे हमने शून्य ज्ञात किए थे, गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात करते थे, ठीक उसी तरीके से गुणनखंड करना है। अब अंतर सिर्फ ये है कि जो पिछली प्रश्नावली में हम जिन्हें शून्यक नाम देते थे वही चीज अब यहाँ मूल कहलाएगी। वो जो मूल निकल आएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो एक विधि है इनको सॉल्व करने की, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है सूत्र विधि। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। 3 विधियां हैं, 3 में से किसी भी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में इन्हें पूरा हल नहीं करना है, केवल हमें वर्ग समीकरण बनाना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले जो 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं इनमें से किसी एक को हम मानेंगे x। तो माना एक धन पूर्णांक x है, तो दूसरा धन पूर्णांक x धन 1 होगा। x धन 1 होगा। अब देखिए यहां पर कुछ कंफ्यूजन होती है। कई बार यहां पर यदि धन पूर्णांक पूछा गया या ऋण पूर्णांक पूछा गया तो वहां पर +1 करते हैं। जैसे मान के चलो इनके स्थान पर ऐसा पूछा गया होता कि 2 क्रमागत सम संख्याएं या 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो वहां फिर हम एक संख्या को x लेते लेकिन दूसरी संख्या को x + 2 करते। जैसे मान के चलो कि यदि 2 क्रमागत सम संख्याएं लेना है तो एक संख्या को हम क्या मान लेते, x, तो दूसरी संख्या क्या होती, दूसरी क्रमागत सम संख्या के लिए हम x + 1 नहीं कर सकते, उसको x + 2 करना पड़ेगा, तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती। लेकिन यहाँ पूर्णांक वाली बात है इसलिए हमने x + 1 किया है। अब यहाँ देखें सम संख्या में, जैसे मान के चलो x = एक संख्या 2 है, ये एक सम संख्या है। तो अब जो दूसरी क्रम से सम संख्या प्राप्त होगी वो कब प्राप्त होगी, जब हम इसमें 2 जोड़ देंगे, 4 होगी। लेकिन 4 कब प्राप्त होंगे, जब पहली सम संख्या में हम 2 जोड़ेंगे। तीसरी सम संख्या में कब प्राप्त होगी, जब इसमें हम 2 प्लस करेंगे, तब हमें 6। इसके बाद में कौन सी सम संख्या प्राप्त होगी, 8, लेकिन कब, जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे। मतलब सम और विषम संख्याएं यदि दी गई हैं
क्रमागत के रूप में, तो हमें उनमें एक संख्या को यदि x मान लिया तो दूसरी संख्या को x+2 कीजिए, ना कि x+1। कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो x+1 कर देते जहां x+2 करना होता है, तो वो गलत हो जाता है। लेकिन ये तो पूर्णांक है, एक के बाद जो दूसरा अंक आता है उसकी बात हो रही है, इसलिए यहां हम क्या करेंगे, यहां केवल हम x+1 करेंगे। अब क्या दिया गया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो बस अब इनका गुणा करना है। तो x का और x+1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 306। तो अब यहाँ x का x में गुणा करेंगे x², x का 1 में गुणा किया x, 306 को अगले स्टेप में पक्षांतरित कर देते हैं, x² x माइनस 306 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण हो गया, इस तरफ आकर ये माइनस का हो गया। बस यहाँ यहीं तक सॉल्व करना है। हालांकि आने वाली प्रश्नावलियों में इनको पूरा हल करना पड़ेगा, और इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में विशेष तौर पे नहीं आते, लेकिन परीक्षा से मतलब नहीं है, हम इसके बाद वाले क्वेश्चन भी करेंगे तो कम से कम वर्ग समीकरण तो बन जाए पहले, उसके बाद ही तो हम आगे हल कर पाएंगे। तो पहली नंबर की जो चीज है वो ये है कि आपको वर्ग समीकरण बनाना आना चाहिए, इसलिए ये प्रश्नावली भी काम की है, भले ही परीक्षा में आए अथवा बिल्कुल ना आए। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब हमें इसका वर्ग समीकरण बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो रोहन है और रोहन की माँ है, ठीक है। अब दोनों की एज में से हमें किसकी एज के बारे में मालूम है या किसकी एज के बारे में सवाल में दिया गया, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है उम्र में, तो रोहन की उम्र कितनी है ये बिल्कुल नहीं दिया गया। माँ की आयु के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी है, सवाल में दी गई जानकारी कि रोहन की जो माँ है उनकी आयु रोहन से 26 साल ज्यादा है, लेकिन रोहन की आयु कितनी है ये बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो रोहन की आयु को मानेंगे x, जो पूरी तरह अज्ञात है उसको मानते हैं x। माना रोहन की आयु x वर्ष, तो माँ की आयु अब 26 साल अधिक है आयु इनकी, तो रोहन की आयु में जब हम 26 प्लस कर देंगे उतने वर्ष, ये रोहन की माँ की आयु हो गई, 26 साल बड़े हैं। अब क्या दिया गया है, अब दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आज के 3 साल बाद उनकी आयु का यदि गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अब हम 3 साल बाद देखें, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, आज रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, उसमें 3 और जुड़ जाएंगे, x+3 हो जाएंगे। तीन वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी होगी, आज आयु कितनी है x+26, तो 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x+29 वर्ष। अगर पहले का पूछा गया होता कि 3 साल पहले, यदि पहले की आयु पूछी गई है तो माइनस करते हैं और बाद की आयु पूछी गई है तो प्लस करते हैं। अब सवाल में दिया गया है कि इनकी आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार, अब सवाल में क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो जो 3 वर्ष बाद उनकी आयु है उसका गुणनफल, वर्तमान आयु का गुणनफल नहीं, 3 वर्ष बाद की आयु का,
तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी है, x+3 है। 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी है, x+29 है। और ये टोटल इनका जो गुणनफल है वो कितना होता है, 360 है। ये सवाल में दिया गया है। तो अब इनकी गुणा करेंगे हम। x का गुणा x में करेंगे, x² आएगा। x का गुणा 29 में करेंगे, 29x आएगा। 3 का गुणा x में करेंगे, 3x आएगा। 3 का गुणा 29 में करेंगे तो यहाँ 87 आएगा, बराबर 360। अब इसके बाद x², x और x की दोनों संख्याएं प्लस होंगी तो ये 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x। यहाँ 87, यहाँ से -360 बराबर 0। x² 32x। अब यहाँ ये दोनों सजातीय पद हैं, चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं घटेंगी। 360 में से कितने माइनस करना है हमें, 87। तो ये वर्ग समीकरण बन गया। और बस यहीं तक करेंगे इसको।